नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुजा कुमारी, अतिथि शिक्षक, इतिहास विभाग एसएनएस आरकेएस सहरसा में कार्यरत हूँ। आज मैं बीए पार्ट 1 के चैप्टर प्राचीन भारतीय इतिहास के साधन इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। इतिहास के विद्वानों ने प्राचीन भारत के इतिहास को यत्र तत्र बिखरी हुई सामग्रियों को संजोकर एक ऐसा रूप प्रदान करने का प्रयत्न किया है जिससे कि प्राचीन भारत का एक विश्वस्त तथा काल क्रमानुसार इतिहास प्राप्त हो सके। प्राचीन भारत का इतिहास जानने के प्रमुख साधन निम्नलिखित हैं। उनमें से कुछ हैं साहित्यिक, यात्रियों के विवरण और पुरातत्व विभाग। इतिहास जानने का प्रमुख एवं विश्वस्त साधन साहित्य होता है। प्राचीन भारत का इतिहास जानने के लिए पर्याप्त साहित्य उपलब्ध है। अध्ययन की सुविधा हेतु इस साहित्य को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, धार्मिक साहित्य, ऐतिहासिक ग्रंथ और अन्य ग्रंथ। अब प्रथम बिंदु पर ध्यान देते हैं। पहला है धार्मिक साहित्य। प्राचीनतम धार्मिक साहित्य पूर्ण रूपेण धार्मिक होते हुए भी इतिहास जानने का एक अच्छा साधन है। यह मूलतः निम्नलिखित है। पहला, आर्यों के धार्मिक ग्रंथ। आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ वेद हैं, जो कि संख्या में 4 हैं। प्रथम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यद्यपि ये वेद आर्यों के धार्मिक ग्रंथ हैं, फिर भी इन वेदों में आर्यों की तात्कालिक राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक दशाओं का ज्ञान होता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, जिससे आर्यों के प्रसार, विकास तथा संघर्ष का ज्ञान प्राप्त होता है। वेदों के पश्चात उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ तथा अरण्य की रचना हुई। उपनिषद तथा ब्राह्मण ग्रंथों में से राजा परीक्षित के बाद से लेकर बिंबिसार तक के पूर्व तक के इतिहास का ज्ञान प्राप्त होता है। उपनिषदों में कंठ, केन आदि उपनिषद उल्लेखनीय हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में शतपथ, ऐतरेय, तैत्तिरीय और पंचविंश आदि महत्वपूर्ण हैं। इन ग्रंथों द्वारा आई दिग्विजय, पारस्परिक युद्ध एवं संधि तथा उनके सामाजिक नियमों एवं परंपराओं का ज्ञान प्राप्त होता है। उपयुक्त साहित्य के पश्चात सूत्र साहित्य की रचना हुई, जो 3 भागों में विभाजित है। सूत्र साहित्य को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला धर्मसूत्र, कल्पसूत्र और गृह्यसूत्र। धर्मसूत्र में वैदिक यज्ञ की शास्त्रीय विवेचना की गई है। गृह्यसूत्र में गृहस्थ के संस्कारों तथा कर्मकांड आदि का वर्णन किया गया है। कल्पसूत्र के अंतर्गत वैधानिक, सामाजिक तथा राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण किया गया है। वैदिक कालीन धार्मिक साहित्य के अंतर्गत रामायण एवं महाभारत इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इनकी रचना लगभग ईसा पूर्व 500 मानी जाती है। इसमें ज्ञान का अपूर्ण भंडार है। वाल्मीकि रचित रामायण तथा वेद व्यास रचित महाभारत के अनेक कथाओं के माध्यम से हमें इतिहास के बारे में बहुत सटीक जानकारी मिलती है। इन ग्रंथों के द्वारा उस समय के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक दशाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। मौर्य काल के अंत में स्मृतियों की रचना आरंभ हो गई। इन स्मृतियों में भी ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। मनु स्मृति, नारद स्मृति आदि इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारतीय इतिहास को जानने में बौद्ध साहित्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म उस समय समस्त भारत में व्याप्त था, जबकि भारत में मौर्यों तक कुषाणों का शासन रहा। इस धर्म का इतिहास प्रचुर मात्रा में प्राप्त है। बौद्धों के प्राचीन धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक कहलाते हैं, क्योंकि यह संख्या में 3 हैं। पहला विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक तथा अधिधम्म पिटक। इनमें
भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की गाथाएं तथा उनके परिनिर्वाण के बाद भी समस्त शिक्षा, उपदेश और धार्मिक सिद्धांतों का संकलन किया गया है। इसी समय लंका में प्रसिद्ध बौद्ध धर्म ग्रंथ दीपवंश तथा महावंश की रचना हुई। इन ग्रंथ से भी अनेक तात्कालिक भारत के राजवंशों का वर्णन प्राप्त होता है। दिव्यावदान, महावस्तु तथा ललित विस्तार भी बौद्ध धर्म का साहित्य है। इन पुस्तकों से भी अनेक तात्कालिक ऐतिहासिक तत्वों का ज्ञान प्राप्त होता है। बुद्ध चरित, मंजुश्री तथा मूल काव्य भी ऐसे ही ग्रंथ हैं जिनसे हमें उस समय के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि ज्ञानों को उनसे प्राप्त होता है। बौद्ध साहित्य के बाद जैन साहित्य भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि हमें उस समय के इतिहास की जानकारी देता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जैन धर्म में आचार्य हेमचंद्र द्वारा लिखित परिशिष्ट पखन जैनाचार्य भद्रबाहु का कल्पसूत्र का अत्यधिक महत्व है। इसके अलावे जैन धर्म के अन्य ग्रंथों जैसे कालिका पुराण, भगवती सूत्र, कथा कोश, त्रिलोचक, विज्ञप्ति आदि से भी समकालीन इतिहास का ज्ञान प्राप्त होता है। अब साहित्य स्रोत के दूसरे बिंदु पर आते हैं। ऐतिहासिक साहित्य। महाकाव्य प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास जानने हेतु ऐतिहासिक साहित्य में रामायण तथा महाभारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके अंतर्गत आर्यों के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक दशाओं का वर्णन होता है। पुराण पूर्ण रूप से ऐतिहासिक ग्रंथ माने जाते हैं। पुराणों तथा उपपुराणों की संख्या 18 है। इन पुराणों की रचना लोमहर्ष अथवा उसके पुत्र अग्रश्रवा से की गई है। ऐसा माना जाता है कि अग्रश्रवा ने इसकी रचना की है। पुराणों में 5 चीजों का वर्णन होता है, जिसका 5वां भाग वंशानुचरित्र कहा जाता है, जिसमें राजवंशों का वर्णन किया जाता है। राजवंश अर्थात राजाओं से जुड़े उनके आगे और पीछे जो भी वंशक्रम आए, उनका वर्णन उसमें किया जाता है। साथ ही पुराणों में ऐतिहासिक घटनाओं का भी ज्ञान होता है। प्रस्तावित काव्य वांग रचित हर्षचरित्र में हर्षकालीन इतिहास का ज्ञान प्राप्त होता है। इसी प्रकार कल्हण ने राजतरंगिणी से उस समय के कश्मीर का विस्तृत इतिहास उसमें अंकित किया है। कल्हण के समकालीन 12वीं सदी में विल्हण ने विक्रमाचरित्र और संध्याकार नंदिनी ने रामचरित्र की रचना की है। ये ग्रंथ इतिहास के विश्वस्त सूत्र हैं, क्योंकि ये लिखित रूप में मौजूद हैं, इसीलिए हम इसे विश्वस्त कहते हैं। ये ऐतिहासिक ग्रंथ प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए एक अच्छा साधन माना जा सकता है। अन्य साहित्य। इतिहास की दृष्टि से अन्य साहित्य के अंतर्गत सर्वाधिक प्रमुख तथा महत्वपूर्ण ग्रंथ जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, जो उस समय की राजनीतिक की एकमात्र पुस्तक और अर्थव्यवस्था की एकमात्र पुस्तक कही जा सकती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन व्यवस्था का पूर्ण विवरण प्राप्त होता है। इनकी रचना ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में हुई। गुप्त काल में अनेक साहित्य ग्रंथों की रचना हुई। महाकवि कालिदास के ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिनसे ऐतिहासिक तत्वों की जानकारी हमें मिलती है। विशाख दत्त का नाटक मुद्रा राक्षस तथा भास के 13 ऐतिहासिक नाटक तात्कालिक इतिहास के प्रमुख साधन हैं। भास के नाटकों में स्वप्नवास दत्त का महत्वपूर्ण स्थान है। हर्ष द्वारा लिखित ग्रंथ रत्नावली, प्रियदर्शिका और सौंदर्य नंद ऐसे साहित्यिक ऐतिहासिक सहायक हमें प्राप्त होते हैं, जो कि प्राचीन भारत का इतिहास जानने में हमें बहुत ही सहयोग देते हैं। इतिहास के साक्ष्यों में दूसरा महत्वपूर्ण विवरण आता है यात्रियों के विवरण, जिसमें यूनानी, चीनी, तिब्बती
और तुर्की विदेशी यात्री हमारे भारत आए। प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी उन विदेशी यात्रियों से हमें अच्छी खासी मिल जाती है। प्राचीन काल में अनेक यात्री आए, जिनमें से सेल्यूकस, जो कि 6वीं शताब्दी में ईरान की सेना के साथ हमारे भारत में पश्चिम उत्तर की दिशा से प्रवेश किया। उसने स्वयं भारत तथा यहाँ के निवासियों के बारे में सुंदर वर्णन किया है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनान के क्षत्रप सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को अपना दूत बनाकर भेजा था। उसने मौर्य दरबार में रहकर यहाँ की अनेक ऐतिहासिक बातों का ज्ञान अर्जन किया। उसने इंडिका नामक अपनी पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था, पाटलिपुत्र तथा उसकी व्यवस्था, राजप्रसाद तथा अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख किया। गुप्त काल में सर्वप्रथम चीनी बौद्ध भिक्षु फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। 14 साल तक उसने भारत का भ्रमण किया। उसकी पुस्तकें यद्यपि धार्मिक दृष्टिकोण से लिखी गई थी, फिर भी उसके द्वारा अनेक ऐतिहासिक तथ्यों का ज्ञान प्राप्त होता है। 518 ईस्वी में गुडगुन्यून भारत आया, जो 3 वर्षों तक यहाँ रहकर अनेक बौद्ध पुस्तकों को लेकर स्वदेश चला गया। हर्ष के समय 630 ईस्वी में चीनी बौद्ध भिक्षु वेनस्यांग भारत आया और 16 वर्ष तक भारत में ठहरा। उसने समस्त भारत का भ्रमण करके अपनी पुस्तक पाश्चात्य विश्व के लेख में भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक दशा का वर्णन किया। उसके यात्रा विवरण से भी तात्कालिक भारत का इतिहास ज्ञान का अर्जन प्राप्त होता है। तिब्बती बौद्ध भिक्षु लामा तारानाथ से मौर्यकालीन इतिहास का रोचक वर्णन किया है। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनी के साथ अल बरूनी भारत आया। उसने बहुत से स्थानों का भ्रमण किया तथा राजपूतों की महत्वपूर्ण विशेषताओं को लिपिबद्ध किया। उसने अपनी पुस्तक तहक़े हिंद में 11वीं शताब्दी में भारत की पतोन्मुख राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक दशा का बड़ा ही रोचक वर्णन किया। इस प्रकार समय समय पर आए अनेक विदेशी यात्रियों के वर्णन यहाँ के तात्कालिक इतिहास को जानने हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। इनके वर्णनों से भारत का तिथिबद्ध इतिहास प्राप्त होता है, क्योंकि ये अलग अलग समय पर अलग अलग राजाओं के दरबार में अलग अलग अपनी खासियतों को लेकर यहाँ पर आए हुए थे। तीसरा महत्वपूर्ण स्रोत है पुरातत्व स्रोत। इस स्रोत में शिलालेख, अभिलेख, स्तंभों, स्तूपों, धातुओं, मुद्राओं तथा भग्नावशेषों से हमें उस समय के काल और उस समय की स्थितियों का पता चलता है। भारत का इतिहास जानने हेतु तीसरा महत्वपूर्ण स्थान इसे दिया गया है साधनों के रूप में, जिसके द्वारा अनेक तरह की जानकारी हमें इससे मिलती है। पहला सबसे प्रमुख इसमें आता है अभिलेख। सबसे प्राचीनतम शिलालेख अशोक के द्वारा प्राप्त होती है। अशोक के द्वारा इसे बनाया गया था उनके शासनकाल में। शिलालेखों के अलावा इसके अभिलेख स्तंभों तथा स्तूपों पर भी मिलते हैं। इन अभिलेखों द्वारा अशोक के साम्राज्य की सीमा, उसकी विजय, बौद्ध धर्म प्रचारार्थ उसके प्रयत्नों एवं शासन संबंधी सुधारों का ज्ञान प्राप्त होता है। अशोक के पश्चात कनिष्क तथा गुप्त शासकों के समय में भी अभिलेख हमें देखने को मिलते हैं। उनके द्वारा ये एक प्रमाणित तथ्य हमारे सामने आते हैं। इन अभिलेखों में कुछ प्रशस्तियां भी हैं। इलाहाबाद से प्राप्त अशोक के शिलालेख पर अभिलेखों के अलावा अनेक दान पत्र, धर्म प्रचारकों के लिए भी ऐसे शिलालेख अथवा ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं, जिनसे तात्कालिक समाज का चित्रण किया जाता है। इस तरह यह अभिलेख केवल भारत ही नहीं, विदेशों में भी पाए जाते हैं, जिससे प्राचीन भारत के गौरव तथा उसके विदेशियों के साथ संबंध का भी
बोध कराता है। तो ये अभिलेख जो है वो प्रमाण भी है और कुछ साक्ष्य को लोग अपने अपने नज़रिए से इसे प्रमाणित भी करते हैं। पुरातत्व स्रोतों में अभिलेखों के बाद आता है स्मारक। स्मारक हमें कई जानकारियाँ देता है। अभिलेखों के अतिरिक्त प्राचीन काल में अनेक राजप्रासाद, मंदिर, गुफाएं, स्तंभ, स्तूप, मठ, चैत्य तथा विहार प्राप्त होते हैं। इनसे अनेक प्रकार की ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होती है। ऐसे स्मारकों से तात्कालिक कला तथा धर्म का विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त होता है। अजंता, एलोरा तथा बाघा बादानी आदि गुफाएं भारत की प्राचीन चित्रकला का मुख्य रूप से गुणगान करती है। इस समय भारत के अलावा सियाम, अलग, कंबोडिया, चीन, जावा, सुमात्रा आदि पूर्वी द्वीप समूह में अनेक स्थानों पर स्मारक प्राप्त होते हैं, जिससे बृहत भारत द्वारा भारतीय संस्कृति के गौरव का ज्ञान प्राप्त होता है। ये मुख्य स्तंभ हमें उस समय के कला प्रेमियों के बारे में और कला से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां हमें देता है और उस समय किस तरह के सामग्री इस्तेमाल किए जाते थे इन स्तूपों को बनाने में, इन अभिलेखों को बनाने में, ये स्मारक बनाने में, ये सारी जानकारी हमें इन मुख्य स्रोतों से प्राप्त होता है। तीसरा आता है अभिलेखों के बाद हमें जो जानकारी मिलती है वो मिलती है मुद्राओं से। प्राचीन कालीन इतिहास को जानने में मुद्रा सर्वाधिक सहायक होता है, क्योंकि ये उस समय की घटनाओं को तिथिबद्ध करता है। तिथि उसमें अंकित होती है। ये इसलिए मुद्राएं जो हैं वो एक प्रामाणिक स्रोत भी माना गया है। बहुत सी स्वर्ण, रजत, ताम्र तथा मिश्रित धातुओं की मुद्राएं हमें प्राप्त हुई हैं। इन मुद्राओं से हमें अनेक जानकारियां मिलती हैं, जैसे प्रायः सभी मुद्राओं पर तिथि अंकित होती है, जिससे सम्राटों के तिथिबद्ध इतिहास का पता चलता है कि किन तिथियों में और किस क्रम में कौन से राजा कब हुए। स्वर्ण मुद्राओं से देश की आर्थिक संपन्नता का ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि स्वर्ण एक मूल्यवान वस्तु है, मूल्यवान धातु है और संपन्न राज्य में ही स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन होता है। विदेशी मुद्राओं तथा भारत की उन मुद्राओं से जो विदेशों में प्राप्त होता है, भारत का व्यापारिक संबंध भी दिखाता है कि वो किस देश से भारत का संबंध है। ये ऐसा हमें देखने को मिलता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की रोम में। रोम स्वर्ण मुद्राएं भारत तथा रोम के संबंध का प्रमाण देता है। मुद्राओं तथा सम्राटों के साम्राज्य विस्तार का भी ज्ञान दिलाता है, क्योंकि देश में जितने भूभाग पर इन सम्राट और इन साम्राज्य में चलने वाले मुद्राओं का प्रचलन दिखता है, इससे ऐसा लगता है कि उस भूभाग पर उस सम्राट का अधिकार था। मुद्राओं द्वारा तात्कालिक धार्मिक स्थिति का भी बोध होता है, क्योंकि अनेक मुद्राओं पर लक्ष्मी, शिव, बैल तथा अन्य धार्मिक चिन्ह पाए जाते हैं, जिससे हमें उस समय के राजा के धार्मिक स्थिति, वो किसे अपना मानते थे, देवता मानते थे या वो किसकी पूजा करते थे, ये सारी स्थिति हमें इन मुद्राओं के द्वारा प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त की वे मुद्राएं जिस पर वीणा बजाता हुआ चित्र है, इससे काव्य प्रेम का प्रमाण मिलता है। कुछ मुद्राओं द्वारा सम्राट के महान कार्यों का भी प्रमाण मिलता है। समुद्रगुप्त के कुछ मुद्राएं मिली हैं जिस पर अश्वमेध यज्ञ के स्तंभ में बंधे हुए घोड़े का चित्र दिखता है, जिससे पता चलता है कि उसका दिग्विजय यज्ञ पूरा हो गया है और इसका प्रमाण हमें उस मुद्रा पर अंकित चित्र से मिलता है। कुछ मुद्राओं द्वारा सम्राट की महान उपाधियों जो उन्होंने धारण कर रखी है, वो भी उस मुद्राओं पर अंकित की होती है और इससे हमें ये सारे ज्ञान मिलते हैं। इस प्रकार ये मुद्राएं प्राचीन भारत के ऐतिहासिक ज्ञान अर्जन में बहुत ही सहायक सिद्ध होता है।
मुद्रा की प्रामाणिकता के बाद कुछ अन्य प्रमाण हैं, जैसे उत्खनन से प्राप्त हमें कुछ भग्नावशेष जो कि पुराने टीले के रूप में होते हैं और उन्हें खुदाई के बाद प्राप्त किया जाता है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। 1921 और 22 में मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा के स्थानों की खुदाई की गई थी, जिसके भग्नावशेष मिले हैं और उससे काफ़ी कुछ हमें जानकारी प्राचीन भारत की और उनके सभ्यता के बारे में मिलती है। ये तक्षशिला के आसपास की जगह, जो कि अब पाकिस्तान की तरफ थोड़ा चला गया है, थोड़ा हमारी तरफ है। तक्षशिला की खुदाई से कुषाण कालीन सभ्यता का पता चलता है। इसी प्रकार वैशाली की खुदाई से प्राप्त मोहरों से गुप्त काल की शासन पद्धति का पता चलता है। गुप्त का ये वैशाली में जो है उसमें वहाँ पे गुप्त काल का बहुत सारा हमें प्रमाण मिलता है, उस समय क्या था कैसा था, जो कि मोहरों के द्वारा मिलता है। इसी प्रकार अन्य प्राचीन नगरों की खुदाई से खिलौने, वस्त्र, आभूषण, बर्तन, वाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री, श्रृंगार प्रसाधन की सामग्री, पशुओं की हड्डियाँ, ये सारे चीज़ हमें प्रमाणित करते हैं कि उस समय क्या था कैसा था, किनकी बहुलता थी, ये सारी चीज़ें हमें मिलती है। और ख़ास करके हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई ने तो हमें इतिहास के बहुत सारी जानकारियों को सुलभ करा दिया है और बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं, परंतु तिथि क्रम उसमें अभाव है, क्योंकि उसमें तिथि की कोई प्रामाणिकता नहीं दी गई है। सभी इतिहासकारों का अपना अपना मत है, संभावित तिथि है ऐसा माना गया है, क्योंकि उसमें तिथि नहीं लिखा गया है, कोई उसका प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। इसके अभाव से थोड़ी कठिनाइयाँ हो जाती है। संक्षेप में बस यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ये सारे बिंदु जो हैं वो भारतीय इतिहास को हमें जानने पहचानने में काफ़ी मदद देते हैं।